हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट सेकंड। आज हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। किसका? इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 का इंडस्ट्री एंड ट्रेड। कि इंडस्ट्री और ट्रेड का फैसिलिटेशन किस तरीके से था हमारे देश में जब भारत आज़ाद हुआ, या 1950 जब हमारे देश में 5 ईयर प्लान्स आए, उसके बाद किस तरीके से ग्रो किया हमारा ट्रेड, या किस तरीके से हमारा फॉरेन एक्सचेंज ग्रो किया, या किस तरीके से सेकेंडरी सेक्टर, 3 सेक्टर होते थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी सेक्टर के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे हम लोग, या बोला जाए फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, एग्रीकल्चर के बारे में, कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ किस तरीके से हुआ, किस तरीके से नहीं हुआ। इसमें हम लोग इंडस्ट्री और ट्रेड, इंडस्ट्री मतलब जो सेकेंडरी सेक्टर, और ट्रेड किस तरीके से हमारा फॉरेन एक्सचेंज या हम जो एक्सपोर्ट का सिस्टम था वो किस तरीके से बिल्ड कर पाए 5 ईयर सिस्टम के तहत। और साथ ही साथ हम लोग अच्छे तरीके से ग्रोथ के बारे में बात करेंगे कि हमारा देश किस तरीके से ग्रो किया। तो ये क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ, और आई होप सो आप लोगों को और मजा आएगा इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड, जो हमारा इंडस्ट्री है। ठीक है, इंडस्ट्री और ट्रेड के बारे में इस वाले वीडियो में हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 वाले पार्ट में। पहला वाला पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है, 1950 से 1990 वाला इंडियन इकोनॉमी। और इसमें हम लोग इंडस्ट्री, ट्रेड और उसके गुड और बैड इफेक्ट के, क्या हमारा 1950 और 1990 के बीच में गुड इफेक्ट क्या रहा और बैड इफेक्ट क्या रहा, उसके बारे में अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री के साथ। तो इंडस्ट्री के बारे में जानने से पहले एक बात ये बताना मैं चाहता हूँ कि भाई क्या है ये, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। कौन से सेक्टर के अंदर? सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर अंडर कौन आता था? एग्रीकल्चर सेक्टर आता था। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब वैसे चीज जिसमें कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होता है। तो ठीक है, तो सस्टेन जीडीपी ग्रोथ इज पॉसिबल ओनली व्हेन द एपिसेंटर लाइज इन द इंडस्ट्री सेक्टर। की अगर कोई भी देश का अगर इंडस्ट्री सेक्टर अच्छे से ग्रो नहीं हुआ है, या फिर अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया जा रहा है उस देश में, तो वो देश अच्छे से या उसकी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो नहीं कर सकती है। ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है, तो हमारे प्लानर को ये लगा कि भाई क्या किया जाए कि अब इंडस्ट्री सेक्टर पर भी कुछ फोकस किया जाए 1950 और 1990 के बीच में। ठीक है, जब हमारा आज़ाद हुआ था भारत देश, उसके बाद तो इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड स्टेबल इन कंपैरिजन टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। के एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होता है, लेकिन जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि एक तरफ से तो हमारा एग्रीकल्चर अच्छे से रन कर ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी साथ में लेकर चलना था। ठीक है, सिंस द कॉलोनियल रूल लेफ्ट बिहाइंड डिकेड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हमारे जब ब्रिटिश था हमारे देश में 1947 से पहले, तो उन्होंने क्या करा था कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरा ख़त्म कर दिया था, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री कन्फाइंड मेनली टू द कॉटन एंड जूट, और लार्ज इंडस्ट्री हमारा कॉटन और जूट और टेक्सटाइल वाले एरिया में ही बच गया था। तो इस अब इसको देखते हुए जो हाई प्रायोरिटी रखा गया कि 5 ईयर प्लान में हाई प्रायोरिटी किसे दिया जाए? इंडस्ट्री सेक्टर को दिया जाए। तो इंडस्ट्री सेक्टर को दिया भी गया भाई। अब किस तरीके से दिया गया? इट वाज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज ए प्लानर दैट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नीडेड अ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस। क्या नीड है? कि भाई एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक फैक्ट्रीज वगैरह अच्छे से लगे हुए होने चाहिए। क्योंकि अगर फैक्ट्रीज वगैरह अच्छे से नहीं लगा होगा, अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होगा, तो अच्छे तरीके से हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे या अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पाएंगे एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है क्या कि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर किस तरीके से रोल प्ले किया। मतलब पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की किस तरीके का नेसेसिटी जरूरत पड़ा क्या, और डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किस तरीके से स्टेट ने करा। स्टेट का मतलब यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस तरीके से पार्टिसिपेट करा, और पब्लिक और प्राइवेट साथ में कैसे लेके चला। क्योंकि हमारा देश क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी था। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या था? जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। तो इंडस्ट्री सेक्टर में इसी को तवज्जो दिया गया। क्यों दिया गया भाई? तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किसमें? लैक ऑफ कैपिटल। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज नीडेड अ बिग पुश। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बिग पुश देने की जरूरत थी, और उसमें लार्ज कैपिटल को
इन्फ्लक्स करना था ताकि हम लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ सके। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब मशीन्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लाया जा सके और हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को किया जा सके। तो कंट्रोल्ड एंड रन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की मेनली जो कंट्रोल किया जा रहा था इंडस्ट्री को वो टाटा और बिरला के थ्रू वेयर द ओनली गवर्नमेंट की गवर्नमेंट टाटा बिरला के साथ काम कर रही थी और उसके साथ उसी को ग्रो करने की बात कर रही थी। तो ये एक बात थी, इसीलिए डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की जरूरत थी हमारे देश में, है कि नहीं। लो इन्वेस्टमेंट की हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत लो था। प्राइवेट इन्वेस्टर लैक्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की प्राइवेट जो इन्वेस्टर था उन लोगों को सही तरीके से नहीं मिल रहा था, क्योंकि ज़्यादातर जो काम किया जा रहा था वो पब्लिक के द्वारा किया जा रहा था, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने हिसाब से काम कर रहे थे। एंड दे आर लार्जली ड्रिवन बाय कंसिडरेशन ऑफ जो भी इंडस्ट्री था हमारे देश में उस वक्त प्राइवेट, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर काम कर रहा था। तो अकॉर्डिंगली पब्लिक इंटरप्राइजेज वेर ऑब्वियस चॉइस टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसीलिए कहीं ना कहीं क्या किया गया कि भाई प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है कि प्रॉफिट के लिए देख रहा है, तो अभी पब्लिक वेलफेयर चाहिए, अभी हम लोगों के देश को डेवलपमेंट करना है, तो पब्लिक इंटरप्राइजेस को एक तवज्जो दिया गया बहुत अच्छे तरीके से प्लानर के थ्रू, ताकि अच्छे से अच्छे ग्रोथ हो सके। ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस पर कि किस तरीके से ग्रोथ और सोशल जस्टिस दिया जा सके, अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस स्टेटेड एज वन ऑफ द क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान। एक क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव बनाया गया था 5 ईयर प्लान को, कि 5 ईयर प्लान में कि भाई हम लोगों को सोशल जस्टिस देना है। सोशल जस्टिस इन द सेंस क्या कि गरीब और अमीर के बीच में ज़्यादा खाई नहीं होना चाहिए, मतलब जो पुअर और जो रिच है उसके बीच में गल्फ नहीं होना चाहिए, एक खाई नहीं होना चाहिए, उन दोनों को सेम ट्रीट करना है और सेम डेवलपमेंट प्रोवाइड होना चाहिए। तो आई होप सो ये समझ में आ गया क्यों नेसेसिटीज़ था हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या इंडस्ट्री का रिफॉर्म के लिए। तो उसी को देखते हुए जो IPR 1956 लाया गया, जिस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था कहाँ पर, एग्रीकल्चर सेक्टर में, सेम उसी तरीके से इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन IPR जो कि 1956 में डिक्लेयर किया गया, ठीक है, ताकि हमारा जो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसे और बढ़ावा मिल सके और सरकार जो गवर्नमेंट है वो अच्छे तरीके से उसको लीड कर सके। मतलब इंडस्ट्री सेक्टर को कौन लीड कर सके, गवर्नमेंट अच्छे तरीके से लीड कर सके। तो रिजोल्यूशन लेड अ रोड मैप ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान, और ये सेकंड 5 ईयर प्लान में क्योंकि 1951 से लेकर 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हमारा, ठीक है, 1955 तक। तो सेम इसी तरीके से 1956 में IPR लाया गया। इसके प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो 3 क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री इसमें लाए गए कि कौन कौन से इंडस्ट्री रहेंगे। तो इसमें पहला जो था वो एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस एंड रेलवे, मतलब दोज which would be established in the developed exclusively as a public sector enterprises, की वैसे सेक्टर को पहले डेवलप किया जाएगा जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस था, मेनली किसको, एटॉमिक एनर्जी को और डिफेंस को और रेलवे को, कि इन तीनों को डेवलप करना होगा सबसे पहले। तो 3 कैटेगरी रखा गया इंडस्ट्री का, कि पहला कैटेगरी क्या रहेगा, पब्लिक सेक्टर, जो कि एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस और रेलवे पर ज़्यादा फोकस करेगा, क्लियर। दूसरा क्या, प्राइवेट सेक्टर प्लेस ओनली ए सेकेंडरी रोल, कि प्राइवेट सेक्टर को क्या करना होगा, सेकेंडरी रोल प्ले करना होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम करेगा, हम लोग भी जानते हैं भाई कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करेगा। तो ये लोग सेकेंडरी रोल प्ले करेंगे, मतलब सरकार के साथ साथ धीरे धीरे चलेंगे। थर्डली क्या है, और जो प्राइमरी रोल कौन प्ले करेगा, पब्लिक सेक्टर। प्राइमरी रोल जो प्ले करेगा वो पब्लिक सेक्टर रोल प्ले करेगा, ठीक है। जैसे कैटेगरी सच एज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, ये सब में थोड़ा सा सेकेंडरी रोल प्ले करेगा कौन, प्राइवेट। ऑल दोज इंडस्ट्री अदर देन दिस कैटेगरी आर लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर। इसके अलावा जो भी सारे इंडस्ट्री थे वो किस पर छोड़ दिया गया, प्राइवेट सेक्टर पर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ दिया गया। तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए IPR के तहत, ठीक है। Thus IPR has clearly implied that the state was a spearhead, मतलब जो IPR को कौन स्पॉन्सर करेगा, भारत सरकार स्पॉन्सर करेगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन करेगी इंडियन इकोनॉमी को। सेकंड क्या किया गया, इंडस्ट्रियल कंसेशन दिया गया। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वाज ऑफर्ड मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंसेशन, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उन लोगों को कंसेशन दिया गया, छूट दिया गया। टू इस्टेब्लिश अ इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री, कि बैकवर्ड रीजन में आप लोग जाइए, हम लोग मेन सेंटर पे काम करेंगे और आप लोग क्या कीजिए, बैकवर्ड में जाके छोटे छोटे इंडस्ट्रीज वगैरह लगाइए ताकि डेवलपमेंट हो। एंड दिस कंसेशन इंक्लूड्स अ टैक्स हॉलीडे, की टैक्स में छूट मिलेगा आप लोगों को, और सब्सिडीज ऑफ पावर सप्लाई, की जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है वो आप लोगों को सही तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके लिए जो टैक्स भी पे करना होगा आप लोगों को बहुत कम पे करना होगा, ताकि जो बैकवर्ड एरिया है वो अच्छे से ग्रो हो सके, ठीक है। तो उसी को देखते हुए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री
को तवज्जो दिया गया सरकार के द्वारा, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किस तरीके से काम किया ये भी देख लेते हैं। क्यों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लाया गया? ताकि प्रमोट किया जा सके एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी, कि जो गरीब और अमीर के बीच में खाई है, जो पुअर और रिच के बीच में खाई है, उसे पूरा किया जा सके। प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ टू ब्रॉड डायमेंशन, कि ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री आयरन है, स्टील है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी एक अच्छे से जनरेट हो पाए, और साथ ही साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोड्यूस किया जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट अच्छे से हो, प्रमोट इक्विटी हो, और वो दोनों से क्या होगा, सोशल जस्टिस प्रोवाइड होगा हमारे कंट्री को। ठीक है, तो दोनों चीज पर फोकस किया गया, लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल। द रोल ऑफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज टू अचीव द गोल ऑफ प्लानिंग अंडरलाइन द कार्वे कमेटी, जो कार्वे कमेटी के द्वारा दिया गया था कि विलेज एरिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लॉन्च किया गया था, ये लाया गया था 1955 में इस कमेटी को, जिन्होंने बताया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर आप लोग फोकस कीजिए, तभी आप लोग एक इक्विटी या इक्वालिटी ला पाएंगे, या देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन में ग्रोथ ला पाएंगे। तो इन पर ज़्यादा तवज्जो दिया गया कार्वे कमेटी के द्वारा। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक किया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। देखो भाई, अच्छे से पढ़ो इसको, थोड़ा सा अच्छे से जानने की कोशिश करो कि क्यों हुआ, मैंने सारे रीजंस भी बता रहा हूँ। तो आप लोग क्या करोगे, उस तरीके से अपनी सोच को भी डेवलप कर पाओगे इंडिया के रिस्पेक्टिव में, कि हमारा इकोनॉमी किस तरीके से डेवलप किया। 3 टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसआई, मतलब क्या, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हाईलाइट्स द रोल ऑफ इंपॉर्टेंस। पहला क्या, जो एसएसआई इज अ लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर द एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। क्या था कि ये लेबर इंटेंसिव था, सस्ते दामों में क्या लेबर्स वगैरह मिल जाते थे, और एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिल जाता था, मतलब क्या, इनकम भी जनरेट कर पा रहे थे पुअर, ताकि थोड़ा सा इक्वालिटी पर आ सके, आया जाए, और उन लोगों के हाथों में भी पैसा होना चाहिए। तो लेबर सरप्लस इकोनॉमी था हमारे देश में, मतलब काम था, लेकिन उस हिसाब से लेबर्स को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था। तो जो ब्रिटिश था वो कैपिटल डेफिसिट इकोनॉमी एंड लेबर सरप्लस इकोनॉमी था, मतलब एक तरफ से क्या है कि पैसा कम है हमारे देश में, ऊपर से लेबर बहुत ज़्यादा काम करने वाले, तो दोनों चीज़ को फोकस करना चाहिए, करना था, इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज द बेस्ट वे टू डू दिस। क्लियर। एसएसआई शोज द लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी था, इक्वालिटी ओरिएंटेड एंड इंटर रिलीजन इक्वालिटी। लार्ज स्केल इंडस्ट्री लाइक अ भिलाई स्टील एंड राउरकेला इज ऑफन एस्टैब्लिश क्लोज टू द रॉ मटेरियल, क्योंकि बड़े बड़े प्लांट्स क्या होते थे कि जैसे यहाँ खेत है, मान लो कि ये पर्टिकुलर लैंड है जहाँ पर मुझे शुगर मिल लगाना है। अब शुगर मिल लगाना है तो भाई यहाँ कुछ खेत है, यहाँ कुछ खेत है, तो हम लोग सिंगुलर कोई बड़ा प्लांट एक जगह पर नहीं लगा सकते थे, लेकिन छोटा छोटा प्लांट लगा सकते हैं ना। छोटा छोटा प्लांट में खर्चा भी कम होगा, और वो ज़्यादा आउटपुट जनरेट करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देगा, और वो सब सारे हम लोग बिग इंडस्ट्री में ले जा सकते हैं, और वहाँ से जनरेट और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी थी। थर्ड क्या है कि एसएसआई नीड्स अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट, इसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए था, और इक्विटी ओरिएंटेड था, मतलब इसमें इक्वालिटी था, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी आके काम कर सकते हैं, और लार्ज इंडस्ट्री के जैसा नहीं कि उसमें जो बड़े बड़े, क्योंकि उसमें नौकरी भी मिलना बहुत मुश्किल वाला बात था। ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट पर यूनिट इन्वेस्टमेंट इस तरीके से, लेकिन एसएसआई जो था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पा रहा था। तो डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिक्वायर्स अ गवर्नमेंट सपोर्ट, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अगर डेवलप करना था तो गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी था, एंड दिस इंडस्ट्री कैन नॉट कम्पीट विथ अ बिग इंडस्ट्रीज हाउस। बिग इंडस्ट्री के जो भी हाउस थे, या बड़े बड़े जो उद्योगपति थे, उन लोगों के साथ ये अच्छे तरीके से कॉपरेट नहीं करके चल सकता था। कॉपरेट इन द सेंस कि कॉम्पीट नहीं कर सकता था। एज ए रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ गुड्स एंड रिजर्व टू द स्मॉल। तो इसी की वजह से क्या किया गया कि भाई कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट की भाई यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ही भारत सरकार खरीदेगा, और अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाते चला जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दोज गुड्स। एंड देयर इज ऑल्सो अ बेनिफिट इन द लोअर एक्साइज ड्यूटी, और उन लोगों को टैक्स भी कम पे करना होता था, तो कहीं ना कहीं मुनाफा भी उन लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से होता था। तो आई होप सो इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में आप लोगों को क्लियर होगा, और क्यों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर फोकस किया गया सरकार के द्वारा, और लार्ज इंडस्ट्री पर भी थोड़ा बहुत फोकस किया गया, ताकि उन लोगों को एक शेप एंड साइज मिल सके कंट्री के ग्रोथ के हिसाब से। अब थर्ड क्या आता है, ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, कि स्ट्रैटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि इंपोर्ट को कम कैसे किया जाए और एक्सपोर्ट को बढ़ाया कैसे जाए। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर क्या कर रहे थे कि आज़ादी के बाद हम लोग इंपोर्ट पर बहुत फोकस हो गए थे, मतलब हम लोग को खाने का भी सामान इंपोर्ट से मंगाना पड़ता था, मतलब दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था। तो इंडिया अडॉप्टेड द स्ट्रैटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग 1950 के बीच में, 1950 और 1990 बीच में क्या किया गया, इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी, कि हम लोग क्या करेंगे, इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी पर, मतलब कम से कम इंपोर्ट करेंगे, और हम लोग अपने देश पर ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मतलब हम लोग अपने देश में सेल्फ सफिशिएंसी के रूप में उभर कर आएंगे।
Import substitution implies that domestic production of these goods has only been importing from rest of the world and this strategy save the foreign exchange by restricting the volume of import। क्या कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स है जो इकोनॉमी के लिए इंपोर्ट किया जाता था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, उसमें उसको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, उसको बदला दिया, उसको उस पर रिप्लेस किया जाएगा अपने देश के प्रोडक्शन से। मतलब जो हम लोग बाहर से मंगा रहे थे उसको क्या करेंगे हम लोग अपने देश में प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज एक्सट्रीमली स्कार्स एंड यूटिलाइज द डेवलपमेंट। और जो भी फॉरेन एक्सचेंज जो भी हमारे पास आएगा एक्सपोर्ट करने पर, उसे हम लोग अच्छे तरीके से यूज़ करके डोमेस्टिकली लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, जो थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी वगैरह लाना होगा वो लाएंगे और अच्छे से डेवलप करेंगे, बट कैन नॉट प्रोड्यूस डोमेस्टिकली ओइंग टू अ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन उस तरीके से नहीं हो पाया क्योंकि हम लोगों के पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी था, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं इम्पोर्ट करना ही पड़ता था मशीन्स वगैरह, तो मशीन्स वगैरह इंपोर्ट करना पड़ता था। बाय अडॉप्टिंग इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, ट्रेड स्ट्रेटेजी क्या था कि इनवर्ड लुकिंग। द गवर्नमेंट प्रीफर्ड द इकोनॉमीज ऑफ यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रादर देन टू मैक्सिमाइज द जनरेटर फॉरेन एक्सचेंज। कि क्या किया गया कि ट्रेड स्ट्रेटेजी में कि जो फॉरेन एक्सचेंज था उसमें थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम लोग अपने देश में फॉरेन एक्सचेंज के बदले हम लोग अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी फोकस करने की बात की गई क्योंकि हम लोग इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे। ऑल्सो द गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम द इंटरनेशनल कंपटीशन। और इसी तरीके से डोमेस्टिक इकोनॉमी को बचाना चाह रही थी कि बाहर का कंपनी आके हमारे देश में या हमारे देश को लूट के ना चला जाए जैसे ब्रिटिश ने लूटा था। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि ट्रेड टैरिफ क्या है, किस तरीके से डोमेस्टिक प्रोडक्शन को या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया गया। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ इज अ ड्यूटी ऑन द इम्पोर्टेड कमोडिटी, कि आप इंपोर्ट करते हो, मान लो कि यूएसए से कुछ सामान को इंपोर्ट किया जा रहा है इंडिया, ठीक है, इंडिया, तो उस पर जो टैक्स देते थे हम लोग यूएसए को, उसको बोलते थे टैरिफ। डायरेक्टली इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ इंपोर्ट। और वो क्या करता था कि आप जितना आप टैक्स दोगे भाई तो वो तो सामान में ऐड हो जाएगा और वो उससे क्या होगा कि आपका वो बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, एंड ऑफरिंग अ प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। और इससे क्या हो रहा था कि अगर वो टैक्स टैरिफ बढ़ा देगा सरकार तो हमारे देश में इंपोर्ट नहीं करेगा और उससे क्या होगा कि हम लोगों का दाम, जो हम लोगों के कंट्री का जो प्रोडक्ट होता है वो सस्ते में बिकने लगेगा। कोटास क्या होता है? अंडर इट गवर्नमेंट फिक्सेस द कोटास ऑफ इंपोर्ट ऑफ डिफरेंट गुड्स। कोटा फिक्स कर दिया गया था डिफरेंट कंट्रीज का कि हम लोग इतना इतना चीज़ यहाँ से मंगाएंगे। वो टैरिफ्स एंड कोटा रेस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट। और उससे क्या हो गया, कोटा और टैरिफ से इंपोर्ट जो भी कराया जा रहा था उसमें थोड़ा सी कमी आई। एंड देयरफॉर प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। और उससे किससे प्रोटेक्शन मिली? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को, जो हमारे देश में बना रहे थे फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया कि स्ट्रेटेजी टू सेव अ फॉरेन एक्सचेंज, की फॉरेन एक्सचेंज का सेव करने का तरीका है बाय इंकरेजिंग अ डोमेस्टिक प्रोडक्ट सच एज गुड्स विद इन द कंट्री इंपोर्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि हम लोग अपने देश में बनाएं और हम लोग बाहर देश से क्यों मंगाएं? क्योंकि बाहर देश से आप कुछ मंगाओगे तो आपके देश से क्या होगा कि फॉरेन करेंसी डॉलर बाहर जाएगा, है कि नहीं? अब मान लो कि आप यूएसए से इंडिया मंगा रहे हो, मान लो कि आप मशीन्स मंगा रहे हो, तो मशीन्स मंगा रहे हो तो आप यूएसए को पैसा दोगे ना, तो यूएसए को डॉलर में देना होगा, तो हमारे देश से फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज को मतलब बनाए रखने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया गया। एक्सपोर्ट प्रमोशन, और हम लोग साथ ही साथ कि एक्सपोर्ट पर कैसे फोकस किया जाए, हमारा मार्केट सरप्लस कैसे हो और हम लोग एक्सपोर्ट करें ताकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज और मजबूत हो सके। तो आई होप सो ट्रेड भी आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब क्या है भाई कि 1950 और 1990 के बीच में साइलेंट फीचर्स, गुड इफेक्ट क्या है, बैड इफेक्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप लोग दोबारा देखिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है टॉपिक में तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और आराम आराम से पढ़िए, आराम आराम से मेरी बातों को सुनिए कि किस तरीके से सर बता रहे हैं और किस तरीके से, साथ ही साथ आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को प्रॉपर नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, कौन सा हमारा व्हाट्सएप नंबर, ये वाला हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करिएगा कि भाई मुझे ये चैप्टर का, इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए सर, तो आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप लोग प्रिंट आउट उसे निकाल कर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजी के क्या प्रिंसिपल फीचर्स था उसके बारे में जान लेते हैं। पब्लिक इंटरप्राइजेस वेयर प्लेज अ सेंट्रल रोल प्ले कर रहा था। पब्लिक इंटरप्राइजेस हम लोगों ने पढ़ा, प्राइवेट सेकेंडरी रोल प्ले कर रहा था। परमिट, जो लाइसेंस राज था उसे खत्म किया गया, लाइसेंस को खत्म किया गया ताकि जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो थे वो लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को दबा ना सकें। फोकस्ड ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, के इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर फोकस किया गया कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूट किया जाए और अपने देश में सामान को बनाया जाए, और उससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज को अपने देश में कैसे और इकोनोमाइज किया जाए
और सेल्फ सफिशिएंसी या सेल्फ रिलायंस हुआ जा सके। फिर क्या, एज फार एज डोमेस्टिक टेरिटरी, उसे प्रोटेक्शन करने की बात की गई फॉरेन कंपटीशन से बाई हेवी ड्यूटी ऑन इंपोर्ट, कि इंपोर्ट पर आप टैक्स बढ़ा दो तो बाहर का जो भी प्रोडक्ट आएगा वो महंगा हो जाएगा हमारे कंट्री में, और हमारे देश का जो सामान होगा वो सस्ता हो जाएगा। फिक्सेशन ऑफ इंपोर्ट कोटाज, इंपोर्ट की कौन कौन से देश से कौन कौन से सामान को हम लोग को इंपोर्ट करना है उसको फिक्स कर दिया गया था। क्लियर। तो ये बात फिफ्थ में क्या है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री वेज डेवलप, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को डेवलप किया गया, स्मॉल इंडस्ट्री को थोड़ा सा डेवलप किया ताकि अचीव किया जा सके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को क्यों डेवलप किया, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस बन सके हमारे कंट्री में। क्लियर। ताकि हम लोगों को अगर बड़े पैमाने पर अगर कुछ प्रोडक्शन करना है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हमेशा के लिए तैयार रहे, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी के लिए। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। गुड इफेक्ट क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ वाज बिग पुश, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। जैसे 1991 में हमारा 24.6% ग्रोथ हो गया था जीडीपी का, जो 13% था 1950 और 1951 में, इंक्रीज फ्रॉम 13% टू 24.6%। ठीक है। इंडस्ट्रियल आउटपुट रिकॉर्ड किया गया था हमारा, मतलब इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन था वो भी बढ़ा था। 6% एनुअल इंक्रीज आउटपुट, मतलब 6% एनुअली हमारा इकोनॉमी बढ़ रहा था। देयर इज अ मार्क्ड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डाइवर्सिफाई किया गया, दोनों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री दोनों को तवज्जो देकर। क्लियर। उसके बाद थर्ड क्या है, ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री का ग्रोथ किया गया और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, ताकि सोशल जस्टिस लोगों को मिल सके, एम्प्लॉयमेंट अच्छे से मिल सके। एंड गोल ऑफ 5 ईयर प्लान इज द ग्रोथ था, मॉडर्नाइजेशन था, इक्विटी था और सेल्फ रिलायंस था। ये 4 गोल पर ज़्यादा तवज्जो दिया गया पूरे 5 ईयर प्लान को। तो ये कहीं ना कहीं ग्रीन शूट के रूप में काम किया हमारे देश के। तो गुड इफेक्ट भी रहा कि भाई हमारा देश किस तरीके से ग्रो किया। साथ ही साथ कुछ बैड इफेक्ट भी थे। बैड इफेक्ट क्या क्या थे भाई, इन ड्यू कोर्स टाइम प्लानर रियलाइज द एक्सेसिव डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। क्या किया गया था, जो प्राइवेट सेक्टर था उससे क्या किया गया था, सेकेंडरी रोल प्ले करने दिया गया था। तो उससे क्या हो गया कि पब्लिक सेक्टर का जो डोमिनेंस था वो बढ़ता चला गया, और वो कंज्यूमर के लिए और हमारे देश के इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि वो वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, अब प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं कर रहा। तो एक ऐसा समय आएगा जो हमारा देश क्राइसिस के रूप में जाएगा, और वो हुआ भी 1991 में, जो इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, एलपीजी रिफॉर्म। आप लोग याद रखना, एलपीजी रिफॉर्म पढ़ेंगे। पब्लिक सेक्टर मोनोपोली ग्रेजुअली टर्न्ड आउट टू बी अ डेड सोशल वेट, डेड सोशल वेट के रूप में पब्लिक मोनोपोलीज की वजह से एक बहुत घाटे में चलने लगा। लाइसेंस फॉर ओपनिंग अ न्यू फर्म्स की थोड़ा बहुत क्या हो रहा था कि नया फर्म्स, किसी को अगर नया इंडस्ट्री खोलना है तो लाइसेंस आसानी से नहीं मिल रहा था, और बिग इंडस्ट्रियलिस्ट लोग उसे क्या कर रहे थे, मिसयूज कर रहे थे अपने कॉम्पिटिटर को ना घुसने देने के लिए। मतलब वो कोई नहीं चाह रहे थे क्या कि कोई कॉम्पिटिटर आए हमारे सामने। तो इस वजह से लाइसेंस राज भी थोड़ा सा इम्पैक्ट दिया था, लेकिन बाद में उसे थोड़ा ख़त्म किया गया। ठीक है। डोमिनेट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, स्टिमुलेट द ग्रोथ और प्रोटेक्शन ऑफ, हम लोग क्या कर रहे थे कि बाहर के देशों से सामान तो नहीं मंगा रहे थे और हम लोग अपने देश पर फोकस कर रहे थे। उससे क्या हो गया कि हम लोग एक्सपोर्ट पर ज़्यादा अच्छे से फोकस नहीं कर पाए। और सेविंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हमारे लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए हम लोग 1991 के एलपीजी रिफॉर्म में हम लोगों ने अपना इकोनॉमी को ओपन कर दिया। मतलब कि हमारा इकोनॉमी ओपन हो गया। उसके पहले क्या था, हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी था, मतलब हम लोग ना एक्सपोर्ट करते थे ना ज़्यादा इंपोर्ट करते थे। तो आई होप सो बैड इफेक्ट भी आप लोगों को क्लियर होगा। कंक्लूजन में क्या था भाई, कंक्लूजन में था अंडर 5 ईयर प्लान में इंडियन इकोनॉमी ब्रेक द ब्रीफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को छोड़ें, सेल्फ सफिशिएंट हो गए। इंडस्ट्री सेक्टर हमारा डाइवर्सिफाई हो गया। ऑलमोस्ट 65% ऑफ पॉपुलेशन कंटिन्यू टू बी एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर टिल 1990। और थोड़ा बहुत क्या कि 65% जो 80% थे हम लोग एम्प्लॉयमेंट लेवल 80% या 75 to 80% के बीच में एम्प्लॉयमेंट देता था कौन, एग्रीकल्चर सेक्टर, उसे कम करके 65% किया गया ताकि एक सेक्टर पर लोड ना रहे। स्पर्ट इन प्रोडक्टिविटी हमारा बढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। सिचुएशन ऑफ मैसिव रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया था लेकिन थोड़ा बहुत कम हुआ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के आने के बाद। आई होप सो आराम से आप लोगों को समझ में आ गया। ज़्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहे, अगर तेज लग रहा हो तो आप लोग क्या कर लो, यूट्यूब में जाकर थोड़ा सा उसमें प्ले बटन वाला आता है कि आप लोग स्लो आप लोग पढ़ सकते हो। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में और अच्छे से आएगा अगर आप लोगों को लग रहा हो कि तेज पढ़ा रहे हैं। एक्सेसिव रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन कॉम्पिटिटर की, हम लोग बहुत एक्सेसिव हो गए थे कि हम लोग अपना आप बचना चाह रहे थे। आप जब तक कंपटीशन में नहीं उतरोगे तब तक अच्छे तरीके से किस तरीके से आप लोग ग्रो कर पाओगे। तो वो चीज़ मॉडर्नाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन उस तरीके से नहीं हो पाया, खास करके प्राइवेट सेक्टर का।
तो ये भी बड़ी बात है। तो ये हमारा कंक्लूजन है, और इसी की वजह से सो मच दैट गवर्नमेंट कंपेल्ड टू रिविजिट द एंटायर स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसीलिए ये सब कंक्लूजन के बाद जो सरकार थी 1991 में, उनको फिर से रिविजिट करना पड़ा कि हमारे इकोनॉमी की पॉलिसी ख़राब है, हम लोग जो क्लोज्ड इकोनॉमी पर काम कर रहे हैं वो हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया। उसका क्या नाम है, क्या नाम था? एलपीजी रिफॉर्म। एलपीजी रिफॉर्म 1991। और एल मतलब क्या? लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एलपीजी रिफॉर्म के बारे में। तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया, थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया। जिन्होंने भी नहीं देखा वो जाकर एक बार वॉच कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंडस्ट्री और ट्रेड के बारे में, किस तरीके से ग्रो किया 1990 तक। अब 1991 से शुरू करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। 1991 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से ग्रो किए हम लोग और किस तरीके से हमारा क्या हालत हो गया था। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच और जय हिंद।